अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रेहाम रफ़ीक है और मैं इस वक्त बैठी हुई हूँ समथिंग हॉट पे और आप मुझे देख रहे होंगे एज अमल इन परवरिश। लेकिन आज हम अमल के बारे में बहुत सारी बातें करेंगे, सो कीप वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ आमना। आप देख रहे हैं समथिंग हॉट। दिस इज़ हॉट टॉक। आज की हमारी कॉन्वर्सेशन इज़ गोइंग टू रिवॉल्व अराउंड अ ड्रामा दैट वी आर ऑल वाचिंग। इट्स एन एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, एक्सट्रीमली रेलेवेंट ड्रामा। बहुत से नए टॉपिक्स इसने छेड़े हैं जिस पे हमारी गुफ्तगू शुरू हुई है। जनरेशनल ट्रॉमा, जेन ज़ी, उनके मसाइल, बाहर रहने वालों के मसाइल। इस ड्रामे ने हमें बहुत से इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स दिए हैं और बहुत से नए एक्टर्स इंट्रोड्यूस हुए हैं। कुछ पुराने एक्टर्स को रीइंट्रोड्यूस कराया गया है। ऐसी ही एक कैरेक्टर स्लैश एक्टर मेरे साथ हैं, रेहाम रफ़ीक, जिनका पिछले हफ्ते बहुत ही एक माइंड ब्लोइंग किस्म का सीन था ड्रामे में। उनका कैरेक्टर हम शुरू से इंजॉय कर रहे हैं। लेट्स डाइव डीपर इनटू अमल। रेहाम, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? नाम मुश्किल नहीं है, सिर्फ ये है कि थोड़ा सा इधर से उधर हो जाता है, आगे पीछे हो हाँ। जाता है। रेहाम को कभी रहम हो जाता है, कभी रहीम हो जाता है। लेकिन कुछ ना कुछ हो जाता है। पहली बात तो ये है कि super impressed by your performance. Thank you so much. It's really really strong right from the onset. ऐसा नहीं कि अभी वाले एक सीन में नज़र आ रही है परफॉर्मेंस की रेंज। शुरू से ही अमल वाज अ कैरेक्टर जो कि मैंने शुरू में कहा था कि इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। शी इज़ इग्नोर्ड एंड नेग्लेक्टेड इन द हाउस, लेकिन वो लोगों को नहीं समझ आई और वो आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ उभरना शुरू हुआ। सो पहली बात तो ये कि यू मस्ट बी रियली proud of yourself to have made that impact and your characters being spoken about and the feedback and घर वाले भी appreciate कर रहे होंगे, दोस्त अब। So how has the last 1 week been for you? बिल्कुल, ये तो अपने घर वालों की बात पूछ के बड़ा अच्छा किया, बिकॉज अभी मेरी बहन, कल ही मेरी उनसे बात हो रही थी एंड शी टोल्ड मी कि मैं परवरिश देख रही हूँ और मुझे देखते हुए बहुत बाद में रियलाइज़ होता है कि मेरी बहन है इसमें। इतना कैची है, इतना मज़ेदार है, इतना रिलेटेबल है। और जब भी मेरा कोई सीन आता है और वो लैपटॉप पे देख रही हैं और वो कहती हैं, क्या कर रही हो रेहाम, तुम क्या कर रही हो यार? तो मतलब सिर्फ ऑडियंस की तरफ से नहीं, अपने घर वालों की तरफ से भी जो है बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। और ये भी बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत टाइम से मैं काम कर रही हूँ। ऑलमोस्ट 10 साल मुझे हो गए हैं एक्टिंग करते हुए। आई गेस एक्टिंग आई स्टार्टेड इन 2020। पहला जो मेरा डेब्यू था खेल में। हाँ, इतना टाइम नहीं हुआ, बट आई हैव डन अ फ्यू गुड प्रोजेक्ट्स और मुझे उससे भी काफ़ी उम्मीदें थी कि शायद वो एक आपको रिकग्निशन मिलती है और एक ब्रेक मिलता है। वो आई गेस मुझे परवरिश से मिला है और परवरिश में लोगों ने मुझे देखा है, एज एन आर्टिस्ट देखा है, जिसपे इट्स वेरी ओवरवेलमिंग। Yeah, I can imagine. I mean, कि overwhelming बिल्कुल होगा। अब आपका क्या ख्याल है रेहाम कि why has परवरिश connected with people so deeply? I guess as you know the storyline, it's very different, it's very unique और ऐसी चीज़ों पे बात की गई है जो पहले कभी बात नहीं हुई। आई रिमेंबर कि जब हम ये शूट भी कर रहे थे तो हम ये डिस्कशंस करते थे आपस में को एक्टर्स के। बहुत कंट्रोवर्शियल कुछ चीज़ें हैं इसमें। हैं? मसलन क्या? मसलन आनिया का जो एक अभी हम देखने वाले हैं, जो वो अपने आप से कॉन्वर्जेशन कर रही है, इट्स वेरी डार्क, सेल्फ हार्म। हाँ, वो एक बहुत सेल्फ हार्मिंग और ये सारी चीज़ें। और अभी भी वो पार्ट नहीं आया है, अभी भी आनिया की स्टोरी नहीं खुली है एंड वी डोंट नो कि उसका क्या रिस्पॉन्स आएगा। इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें कि कज़न्स का आपस में रहना एंड लाइक बहुत सारी चीज़ों पे बात हुई है जिस पे हम ये सोचते थे कि यार ये चीज़ हमने बोल दी, ये चीज़ हमने कर ली। इवन जो हम लिंगो यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर, उसमें भी हमें डाउट था कि कहीं वो ये ना कहें कि जैसे मैंने एक डायलॉग में बोल दिया था कि बर्गरों का बाप है वो। बर्गरों का बाप है यार वो। बर्गर है, इस तरह की जो लैंग्वेज है और ये डेली हमारी लोग इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। तो हमें ऐसा लग रहा था कि नहीं, ये पता नहीं लोग रिलेट करेंगे या नहीं करेंगे, या इसके ऊपर अगेन कोई प्रॉब्लम ना इशू ना क्रिएट कर दें कि ये क्यों ये बात हो रही है या इस बारे में क्यों बात हो रही है। ऐसा तो नहीं होता है। प्लस जो
मेंटल हेल्थ इश्यूज की इसमें बात हुई है परवरिश में, आज भी लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। मैं और आप शायद बैठ के यहाँ पे बात कर रहे होंगे, लेकिन हम अगर नॉर्मल घरों में जाएं तो वहाँ नहीं होती बात। वहाँ आज भी हंसा जाता है। अगर कोई डिप्रेस्ड होता है या ज़्यादा बात नहीं कर रहा है या चुप चुप रह रहा है तो उसका मजाक बनाया जाता है या उसको बुली किया जाता है, कहा जाता है कि इसको तो बड़े नखरे हैं, ये तो तमीज़ नहीं है इसके अंदर की, घर वालों के साथ नहीं बैठ रहा है। उनको नहीं पता होता कि वो अगला बंदा किस चीज़ से गुजर रहा है। तो हाँ, मुझे लगता है कि इसीलिए बहुत ज़्यादा लोग कनेक्ट कर रहे हैं कि एक तो उन्होंने एक्सेप्ट किया है ड्रामे को, और ये भी एक्सेप्ट किया कि हाँ ये इश्यूज हैं हमारी सोसाइटी में जिनके ऊपर बात होनी चाहिए और हो रही है, उसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। बहुत सेंसिटिविटी के साथ बात बिल्कुल हो रही है, बहुत और डेप्थ के बहुत साथ सटल वे में भी है। बात हो रही है। हाँ, ऐसा नहीं कि वो बहुत ड्रामेटिकली किसी चीज को दिखाया जा रहा हो परवरिश में। सनसनी नहीं क्रिएट कर रहे बिल्कुल। फॉर मोस्ट ऑफ द कॉज, वो एब्सोल्युटली ये है। तो आई डू वांट टू टेक अ डीप डाइव इनटू अमल्स कैरेक्टर और अमल की पूरी जो सोच का एक हमने देखा है पूरा एक तरीका कि कहाँ से शुरू हुई और ऐसा ऐसा एक आर्क हम देख रहे हैं। मगर थोड़ा सा रिवाइंड पहले आपके करियर पे करते हैं। Okay. कि यू स्टार्टेड आउट विद डांस एज अ पैशन, एंड मैंने जो पढ़ा और आपका देखा भी प्रीवियसली, यू रियली स्पोकन अबाउट योर फादर कि उनका बहुत सपोर्ट था आपको। तो टेल मी लिटिल बिट अबाउट दैट, बिकॉज वो बड़ा रेयर है कि हमारे घर में माँ बाप सपोर्ट तो करते हैं बच्चियों को, लेकिन वो शादी की हद तक सपोर्ट कर ली, या यू नो ठीक है थोड़ा बहुत पैम्पर कर लिया, या थोड़ी बहुत पढ़ाई तक, कन्वेंशनल पढ़ाई तक, कन्वेंशनल प्रोफेशन तक। मगर उसके आगे जब अनकन्वेंशनल करियर शुरू होता है, और मेरे ख्याल है एक्टिंग अभी तक लड़कियों के लिए एक अनकन्वेंशनल करियर चॉइस ही है, और डांस तो उससे भी ज़्यादा, उससे ज़्यादा। तो ये डांस का पैशन शुरू हुआ स्कूल से। तो मतलब आई एम सो इंटरेस्टेड इन व्हाट डज योर फादर डू, एंड उनकी सपोर्ट मतलब वेयर वाज ही कमिंग फ्रॉम? अच्छा, मेरे घर में ना तो कोई मीडिया से किसी का ताल्लुक है और सोच भी नहीं है। काफ़ी हद तक क्या कह सकते हैं, कोई ऐसा जुमला इस्तेमाल करना है किसी को बुरा ना लग जाए। कभी कोई मीडिया में गया नहीं, और काफ़ी कंजर्वेटिव माइंड के लोग हैं हम। तो मेरी फैमिली के अलावा कभी अब्बू को गाने का शुरू से बड़ा शौक था, गुनगुनाना, मतलब वैसा वाला नहीं, प्रोफेशनली नहीं, लेकिन गुनगुनाना। बेटियां उन्हें हमेशा से पसंद थी, 4 बेटियां और फिर एक बेटा। तो ये सोच वहाँ से शुरू हुई है कि जब बेटियां पैदा हो रही थी तो कहा यह गया, कहीं ना कहीं से वो आता है ना कि बेटा हो जाए अब तो फैमिली मुकम्मल हो जाए। और अब्बू कहते थे कि बेटियों में भी मेरी फैमिली मुकम्मल है। तो ये सोच वहाँ से शुरू हो रही है। ये नहीं है कि उन्होंने सपोर्ट कर लिया और बस, ये कोई छोटी सी बात नहीं। ये सोच वहाँ से शुरू हो रही है कि उन्होंने पहले तो बेटी को एक्सेप्ट किया, जो कि आज भी हमारे माशरे में कहीं ना कहीं आप सुनते हैं कि बेटियों को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। अगर कोई शादीशुदा कपल होता है तो कहा जाता है कि जी बेटा होना चाहिए, बेटे से ही फैमिली कंप्लीट होती है। तो उनके लिए तो उनकी फैमिली कंप्लीट थी। तो बेटियों को हमेशा से प्यार देना, हमेशा से सपोर्ट करना, और बचपन से ही उन्होंने जो है ना बहुत कॉन्फिडेंस हमारे अंदर डाला है, बहुत ज़्यादा। मतलब वो ही यूज्ड टू लिव इन सऊदी, इंजीनियर थे वो, तो वो सऊदी में रहते थे। तो हम भी एक टाइम तक सऊदी में, मेरी पैदाइश भी सऊदीया की है, तो हम तो वापस आ गए, लेकिन वो वहाँ होते थे। अब हम यहाँ सारी घर में औरतें, तो वो हमें कॉल करके बताते थे। आई रिमेंबर कि मैं छोटी सी थी और उनको पता था कि ये डांस करती है, और वो बड़ा अप्रिशिएट भी करते थे। मेरे अब्बा वो हैं जो, हम किसी कॉन्सर्ट में किसी कॉन्सर्ट देखने जा रहे हैं ना, तो मैं गाना चल रहा है, सिंगर गाना गा रहा है, मैं डांस कर रही हूँ, मेरा अब्बा जो है वो वीडियो बना रहे हैं, आगे वीडियो बना रहे हैं। तो वो इतने प्राउड थे। तो वो वहाँ से हमें कॉल करके कहते थे कि वो एक रियलिटी शो आ रहा है, मैंने अखबार में देखा है या मैंने न्यूज़ में देखा है, रेहाम को लेकर जाओ वहाँ पे। फिर मुझसे जो बड़ी सिस्टर है निमरा रफ़ीक, उनको गाने का शौक़ था, तो वो अपना अलग स्ट्रगल कर रही थी। अब वो यहाँ थे नहीं, तो वो जितना साथ दे सकते थे उन्होंने अपना उतना साथ दिया हमारा। तो हम ऑडिशंस पे भी जा रहे हैं, हम रियलिटी शोज़ में भी जा रहे हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि ठीक है जो कर रहे हैं करने दो। आई रिमेंबर कि मेरा आई एम ग्रेजुएटेड इन बायोटेक्नोलॉजी, तो मेरा जब सेकेंड ईयर था तो मैं अपने अब्बू के पास गई, मैंने कहा कि मुझे मेरा इंटरेस्ट ना ज़्यादा मीडिया में है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं एक नापा कोई है इंस्टीट्यूट है, मुझे वहाँ जाना है, एक्टिंग सीखनी हो रही है वो। तो अब्बू ने कहा कि नहीं, मेडिकल तुमने ही पढ़ना था ना, तो इसको कंप्लीट करो, डिग्री लो, और फिर देखो कि तुमने क्या करना है। तो मैंने तो ये वाली चीज़ें भी, ऐसा नहीं है कि बस हाँ। तो मुझे उस वक्त लगा कि नहीं, पता नहीं ये तो गलत बात है, और मेरे तो 4 साल ज़ाया होंगे, मुझे तो ये नहीं करना।
उस वक्त नहीं समझ में आया कि काम आई है वो डिग्री किसी किस तरह? डिग्री तो नहीं काम आई, लेकिन पढ़ाई ज़रूर काम आई है। जो एक्सपोजर मिला मुझे, जो यूनिवर्सिटी का एक्सपोजर मिला, जो मैंने जो लोगों से इंटरेक्ट किया, आपको मेरे ख्याल में हम कहते हैं कि डिग्री आ गई है तो डिग्री आपकी यूज़ में नहीं आई तो फारिग गई नहीं। मुझे लगता है कि हम अगर वो डिग्री काम में भी नहीं आ रही तो आपको शऊर ज़रूर मिल रहा है उससे। तो मुझे तो बड़ा काम आया, और आज भी अगर मुझे कभी मीडिया छोड़ना हो तो मेरे पास डिग्री तो है। डिग्री तो है, और काफी डिग्री तो है, डिग्री है बिल्कुल। हाँ। तो ऐसा था कि उस वक्त तो मुझे बड़ा बुरा लगा कि नहीं, लेकिन फिर बाद में मैंने कहा चलो ठीक है, मेडिकल तो मुझे पढ़ना था, इंटरेस्ट भी था, तो मैंने खुशी खुशी 4 साल कंप्लीट किए। मैंने इंटर्नशिप्स भी की, जॉब के लिए भी अप्लाई किया, लेकिन मेरा इंटरेस्ट नहीं था। तो मैं अब्बू के पास गई, मैंने कहा अब मुझे ज़रा दे दें आप 1-1.5 साल दे दें, देखती हूँ ना, ये भी एक्सप्लोर करके देखती हूँ, नहीं होगा तो डिग्री तो है। बट तो, आपने किया 1-2 साल, फिर डांस को परस्यू किया। बिल्कुल, फिर मैंने ऑफ कोर्स मुझे नहीं पता था कि किया, बिल्कुल अवार्ड्स में भी किया, अलग से अवार्ड्स में भी डांस किया। फिर आपने सोचा कि मुझे अब बैकअप डांसर भी नहीं बनना। हाँ। उस वक्त तक यू वर आल्सो डूइंग अ लॉट ऑफ डांसिंग, यू वर आल्सो अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट। वॉइस ओवर भी चल रहा था, बैकग्राउंड डांसिंग भी कर रही थी। मैंने एक म्यूजिक वीडियोस भी कोरियोग्राफ की, फिर कमर्शियल्स भी कोरियोग्राफ किए। तो मैंने कहा ठीक है, कोरियोग्राफी की हद तक ठीक है, इट्स फाइन। हाँ, वही इंटरेस्ट था, पैशन भी वही था। बट देन मुझे मूवी की ऑफर आ गई। मैंने मूवी की तो मैंने कहा ठीक है, एक्टिंग मूवी थी खेल में तो मैंने कहा टू बिग स्टार्स। तो मैंने कहा ठीक है, एक्टिंग भी इतनी बुरी चीज़ नहीं है, कर सकती हूँ मैं। और मुझे अप्रिसिएशन भी बहुत मिली काफ़ी कि नहीं, मतलब यू हैव पोटेंशियल, तुम कर सकती हो। इवन दो मूवी से पहले मैंने 1-2 छोटी वेब सीरीज की हुई थी, ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ही मुझे वो नहीं था। हाँ, तो मूवी के बाद मुझे ड्रामाज ऑफर होने लगे और कैरेक्टर्स भी मुझे अच्छे ऑफर हुए, तो मैंने किए। और मैं शायद उस तरह की बंदी हूँ, गो विद द फ्लो वाली। आई डोंट प्लान थिंग्स, आई एम नॉट लाइक ओके दिस इज व्हाट आई वांट टू डू इन लाइफ, तो मैंने वही ट्रैक के ऊपर चलना है। और इसीलिए अभी भी ये है कि मैं वॉइस ओवर अभी भी कर रही हूँ, डांस मेरा अभी भी चल रहा है, टीवी प्रोजेक्ट्स अभी भी चल रहे हैं, कमर्शियल्स भी कर रही होती हूँ। जो हमारे जो कमर्शियल्स चलते हैं, कोकोमो हो गया, डिटॉल हो गया, उसके जिंगल्स भी मैं गाती हूँ। हाँ, तो वो भी काम चल रहा होता है साथ में। इन्वॉल्व हो पूरे, बिल्कुल फुली इन्वॉल्व हो। अच्छा, डांस को लेके बड़े मजे की बात है ना कि डांस कई अब यंग एक्टर्स हैं जिनको हम देखते हैं कि उनके इंस्टाग्राम पे रील्स हैं, टिकटॉक पे दे डांसिंग, एंड वो बड़े मज़े का एक सीन बन गया है। लेकिन एक टैबू सोशल अभी भी है, उस पर तनकीद आती है कि वो एक तो आप कहाँ से हैं, आप हमारी सकाफत, हमारा कल्चर, एक्सेट्रा। लेकिन मेरे ख्याल है कि टिकटॉक की दुनिया ने एक पूरा प्लेटफॉर्म खोला भी है कि लड़कियां कर सकती हैं जो करना चाहें। तो डू यू फील कि सोशल मीडिया ने एक किस्म का लिबरेट किया है लड़कियों को, या एक्सपोज कर दिया है फॉर अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म और टैबूज, और ज़्यादा बेहतर नज़र आता है या ज़्यादा बुरा नज़र आता है? मुझे लगता है दोनों चीज़ें हैं। और अगेन लिबरेट किया है, प्लेटफॉर्म दिया है अपना टैलेंट दिखाने का। और मैंने भी टिकटॉक से ही स्टार्ट किया था, मतलब जो वीडियोस मैं सोशल मीडिया पे अपलोड करती थी, क्योंकि इंस्टा पे इतनी फॉलोइंग नहीं थी, टिकटॉक पे ज़्यादा रीच आती थी, तो टिकटॉक पे मैं वीडियो ज़्यादा अपलोड करती थी। यूज्ड टू डू सारे अंग्रेज़ी ट्रेंड्स ना, तो मुझे कहते थे क्या कर रही है, कर क्या रही है, उनको समझ ही नहीं आता था। और कुछ टाइम बाद जाके मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि वो सबके लगे हुए हैं, हाँ, ट्रेंड्स भी कर रहे हैं, वो सब ट्रांजिशंस भी चल रही हैं, सब कुछ चल रहा है, तो लिबरेट किया है। प्लस मुझे लगता है कि लोगों ने उसको बहुत नेगेटिवली एक्सेप्ट किया है कि नहीं, ये मेरे ख्याल में बेहयाई की तरफ लेके जा रहा है, या पॉजिटिव नहीं है। बिल्कुल पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव उसमें लेके जा रहा है। आज भी मैं कोई डांस वीडियो अपलोड कर लेती हूँ तो वो एक न्यूज़ बन जाती है, एक तमाशा बन जाता है कि ये क्या करिए। और मुझे मोस्टली ये आगे से ये मिलता है, रिस्पांस मिलता है ऑडियंस का कि ये इसको शायद अभी फेम मिल गया है, तो ये जो है, मतलब आप माइंडसेट देख रही हैं कि ये फेम मिल गया है तो ये नाचना शुरू हो गई है। तो मैंने कहा मैं तो ये 15-20 साल से कर रही हूँ और मैं सीख के आई हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं उठी हूँ और फिर एक चीज़ मुझे ये भी समझ में आती है, उनका जो हेट आ रहा है उससे मुझे ये समझ में आता है कि हम तो कोई भी नॉर्मल बंदा देखेगा हेट है, बस ये हेट है, ये नफ़रत है, ये हमें गालियाँ दे रहे हैं, ये अब्यूज़ कर रहे हैं, या हमें बातें सुना रहे हैं। मुझे ही नज़र आता है कि जिस तरह के उनके कमेंट्स होते हैं, उनको तो पता ही नहीं है कि डांस कैसा आर्ट फॉर्म है,
ठीक है, क्योंकि कभी वो मेरे एक्सप्रेशंस पे बात करते हैं, कभी मेरे मूव्स पे बात करते हैं, क्योंकि मैं मोस्टली हिप हॉप अर्बन डांस कर रही होती हूँ, तो उनको वो आर्ट फॉर्म समझ में नहीं आती। अगर यही चीज़ मैं एक वीडियो अपलोड करूँगी और मैं कोई क्लासिकल डांस करूँगी, मुझे शायद उतना हेट ना मिले, लेकिन मुझे हिप हॉप पे मिलता है, क्योंकि हिप हॉप की फॉर्म को अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया गया है। तो बहुत सारी चीज़ें, वही अवेयरनेस वाली बात है कि अवेयरनेस नहीं है आवाम में। और अभी तो हिप हॉप क्या है और क्लासिकल क्या है और जैज़ क्या है और सालसा क्या है, ये तो बहुत बात की बात है। अभी तो इस आर्ट फॉर्म को ही एक्सेप्ट कर लें तो सबसे बड़ी जीत हमारे लिए यही होगी। मेरे ख्याल है सबसे पहले उनके लिए ये बुनियादी प्रॉब्लम कि एक लड़की नाच रही है, एक लड़की नाच रही वो है, कुछ भी कर ले, हाँ, वो खड़ी होगी तब भी प्रॉब्लम होगा, लेकिन वो नाचेगी तो कुछ भी इनमें से किसी भी फॉर्म में वो कर ले, तो असल प्रॉब्लम ये है कि लड़की नाच रही है। डू यू फील दैट शादी के बाद या शादीशुदा होने से एक एक्ट्रेस की या उसकी लाइफ को इम्पैक्ट करता है किसी तरीके से, इन अ गुड वे, इन द सेंस कि हमारे लोगों की है एक जहनीत की, अच्छा शी इज़ मैरिड, अब उसके मियाँ का प्रॉब्लम है, सो एक हल्का सा कुशन मिल जाता है, एक हल्की सी प्रोटेक्शन, एक शील्ड मिल जाती है। हैव यू फेल्ट दैट? नहीं, नॉट एट ऑल। और ज़्यादा ऑन द कॉन्ट्ररी, हाँ, मतलब कि शौहर कैसे बर्दाश्त कर रहा है, कौन है इसका शौहर और ये कैसे करने दे रहा है। मतलब फिर वो पहले तो मुझ तक और मेरी फैमिली तक थी ना बातें कि जी ऐसे हैं वैसे हैं, आप समझ सकती हैं। अब वो उन पे भी जा रही हैं, वो भी रडार में आ गए, वो भी बेचारे जो है ना ये सुन रहे होते हैं और ये सब कर रहे होते हैं। Hopefully he can handle it. तो मैं I'm used to it. You're used to it. Yeah, I'm used to it. हाँ, and not in a bad way, क्योंकि उस पे भी मुझे काफी सारे लोगों ने कहा हाँ ये तो ढीठ बन गई है, बेगैरत बन गई है। तो हाँ, not in a bad way of course, in a good way कि मैं किसी का कमेंट पढ़ के, किसी का हेट पढ़ के अपनी मेंटल हेल्थ क्यों खराब करूँगी, मैं अपनी एनर्जी क्यों खराब करूँगी। अगर वो गाली दे रहा है और मैंने गाली दी तो मुझ में और उसमें क्या फ़र्क रह गया। तो इन अ वेरी पॉजिटिव वे मैं उस चीज़ को डील कर लेती हूँ कि ठीक है, इफ़ यू डोंट लाइक इट, हाँ मेरी एक रिक्वेस्ट ज़रूर होती है कि यार इफ़ यू डोंट लाइक इट जस्ट स्क्रॉल इट, डोंट वॉच इट। एक आइडियल वर्ल्ड है ना कि इफ यू डोंट लाइक समथिंग जस्ट डोंट वॉच इट। अच्छा, सो इंटरेस्टिंगली अब शादी की बात हुई है, उससे आगे हम वापस कैरेक्टर पे थोड़ा सा जाएंगे कि इंटरेस्टिंगली जब मैं आपको और ऐना को इकट्ठे देखती हूँ तो इट लुक्स लाइक यू नो यू गाइस ड्रामे में यू आर व्हाट अ ईयर अपार्ट, कुछ एक ही उम्र है सबकी, है ना? नहीं, ड्रामे में अभी तक समझ नहीं आ रही कि अमल जो है वो थोड़ी बड़ी भी है लेकिन वो कॉलेज में एक साथ है। अमल थोड़ी बड़ी है, थोड़ी बड़ी, हाँ। कितनी बड़ी है? अमल 1 या 2 साल बड़ी होगी, है ना? एक हाँ, तो एक इससे ज्यादा नहीं, हाँ, ऑलमोस्ट सेम एज, 10 साल बड़ी है, ऑलमोस्ट एक है। तो अगर क्योंकि वो 1 साल सीनियर उसको दिखाया है, तो अगर माया 19 है तो अमल 20 है, बिल्कुल एक जैसी दिखाई हुई है। तो मजेदारी की बात है कि एना बीइंग 16 इज पुलिंग ऑफ अ 19-year-old and you having said you're not Gen Z, I don't know how old you are, but you look very young, and you're pulling off a 20-year-old. Yeah. The amazing thing is that all of you seem to be the same age group, and you've gelled together and everything. But acting की बात वापस आते हैं, okay. फिर ज़रा परवरिश से रिवाइंड करें, परवरिश पे आएंगे, डिटेल में आएंगे, okay. तो थोड़ा और रिवाइंड करते हैं। You did several ड्रामे किए, 1-2 सोप्स किए, कफारा किया, अभी जुड़वा बहुत पॉपुलर था वो किया, और मैंने झूम में देखा था सबसे पहले, उसमें भी it was a good performance, and you know उसमें भी लगता था कि तो बच्ची बहुत छोटी है जो कैरेक्टर इसको दिया हुआ है उससे, बट अब फाइनली परवरिश स्लॉट बन गया that you were part of a supporting cast and good roles but part of supporting cast. How does one handle that? Supporting actors जो हैं उनको अप्रिशिएट किया जाता है, ऑब्वियसली वो बहुत ज़रूरी एक हिस्सा है एक कहानी का, एक ड्रामे का, लेकिन हमारी इंडस्ट्री में ना उनको रिकग्निशन मिलती है, ना उनको अवार्ड्स मिलते हैं। मुझे नहीं पता सेट पे उनके साथ क्या ट्रीटमेंट होती है, अच्छी ही होती है मेरे ख्याल है इन अ ड्रामा लाइक परवरिश तो, बट व्हेन यू आर स्लॉट एज अ सपोर्टिंग एक्टर, हाउ डू यू वांट टू ब्रेक आउट ऑफ इट, और डू यू फील कि नहीं अब मैं यहाँ हूँ लेकिन मुझे अच्छा कैरेक्टर करना है? हाउ डज एन एक्टर और एन आर्टिस्ट डील और मैनेज दैट मूविंग फॉरवर्ड? अच्छा, मेरे लिए कभी भी सपोर्टिंग कैरेक्टर, लीड कैरेक्टर वाली कैटेगरीज नहीं रही हैं। मेरे लिए ऐसा रहता है कि जब भी स्क्रिप्ट पढ़ती हूँ तो मैं कैरेक्टर की पोटेंशियल देखती हूँ, क्या है क्या नहीं। कुछ चीज़ें, कुछ प्रोजेक्ट्स आपको मजबूरी में भी करने पड़ते हैं क्योंकि आप काम कर रहे हो, यू नीड वर्क, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम 90% ऑफ द टाइम कैरेक्टर की मैं जो कैरेक्टर को देखती हूँ उस तरह देखती हूँ कि एक्टिंग मार्जिन कितना है मेरे पास,
मैं कितना कैरेक्टर के अंदर वेरिएशन ला सकती हूँ। तो अगर वो है तो आई डोंट माइंड बीइंग समवन्स सिस्टर, राइट, ठीक है, मुझे मसला नहीं है। लेकिन आपने ये बहुत अच्छी बात कही कि हाँ रिकग्निशन नहीं मिलती, इस चीज़ से मेरा इख्तलाफ है और ऑलमोस्ट पूरी मीडिया से इख्तलाफ है कि न सिर्फ उनके बारे में बात करनी ज़रूरी है और बात करनी चाहिए कि वो कितनी मेहनत कर रहे हैं या वो उनका क्राफ्ट कितना अच्छा है या बुरा भी है तो भी आपने बात करनी ज़रूरी है। और दूसरा ये कि हाँ उनको रिकग्निशन के साथ अवार्ड्स या इस तरह की लाइक प्रॉपर मिलनी चाहिए, मिलना चाहिए, तो कुछ मिलनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल मिलना चाहिए। तो हाँ ये नहीं होता, ये एक वो है। लेकिन मुझे कभी भी ये फील नहीं हुआ कि ओके मैंने लीड नहीं किया अभी तक, मुझे काफ़ी टाइम हो गया। लेकिन मैंने अभी स्टार्टिंग में भी यही बात कही कि वो रिकग्निशन पे मुझे बड़ी खुशी मिली कि एटलीस्ट लोगों ने एक्नॉलेज किया, मुझे एज एन आर्टिस्ट देखा, मेरा क्राफ्ट देखा, उसको सराहा, इस चीज़ की खुशी हुई है। तो है तो फिर भी सपोर्टिंग कैरेक्टर। हाँ, अब ये बड़ा धकियानुसी सा सवाल है और ये ऑलमोस्ट हर बंदे से मैं पूछती भी हूँ और सभी पूछते हैं और आगे को भी पूछते हैं कि जी इसके बाद डू यू फील कि और अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि नहीं। मैं वो सवाल नहीं पूछ रही कि मिलेगी कि नहीं, वी डोंट नो कि इसके बाद क्या होगा। लेकिन ये ज़रूर ख्याल एक आता है कि कास्टिंग प्रोसेस जो हो रहा है, आई बिलीव कि ऑडिशंस भी हुए थे परवरिश के एंड यू नो पूरी सिलेक्शन हुई थी, रीडिंग्स हुई थी एक फोकस के साथ। लेकिन कास्टिंग प्रोसेस में ऐसा क्या होता है कि कुछ लोगों को लीड मिल जाती है, कुछ को नहीं मिलती, वो वहीं फंस जाते हैं? इज़ इट पॉपुलैरिटी, सोशल मीडिया पॉपुलैरिटी, इज़ इट स्किल एज एन एक्टर, इज़ इट शक्ल सूरत, इज़ इट नेटवर्किंग? क्या ऐसे टूल्स हैं जिससे आप आगे जाते हैं? और ऐसे एक्टर्स हैं जो सपोर्ट से लीड में गए हैं, कुछ नहीं गए? मुझे लगता है इट्स द पॉपुलैरिटी। यू थिंक सो? या आई थिंक सो, आई स्ट्रांगली बिलीव इन इट कि पॉपुलैरिटी मैटर्स अ लॉट। क्राफ्ट और स्किल्स के बारे में मैं बात नहीं करूँगी, मेरा शायद उतना एक्सपीरियंस नहीं कि मैं बैठ के किसी को पॉइंट आउट करूँ और कहूँ कि जी उसको नहीं मिलना चाहिए था या उसको नहीं मिलना चाहिए था। बट आई फील लाइक कि देर आर पीपल, नॉट टॉकिंग अबाउट मी, क्योंकि थिएटर भी किया है तो मैं बहुत सारे आर्टिस्ट को जानती हूँ जिनका बहुत बहुत मज़ेदार क्राफ्ट है, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, एज एन एक्टर बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनको सपोर्टिंग भी नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है। क्यों? व्हाई डू यू थिंक? बिकॉज दे आर नॉट पॉपुलर, बिकॉज उनकी डिमांड नहीं है, वो शायद बिकेंगे नहीं, आई डोंट नो। तो क्योंकि ऐसे भी हैं जिनको मैं जानती हूँ एंड अगेन जिन्होंने ज़्यादा काम नहीं किया हुआ लेकिन उनको मिल रहा है, बट वो क्लियरली डिफरेंस पता लग रहा है कि दे आर पॉपुलर, दे हैव अ फॉलोइंग एंड दे डोंट। तो वो दिख रहा है वो डिफरेंस। अच्छा, एक और सवाल इससे भी आगे पूछती हूँ, पॉपुलैरिटी किस चीज़ से आ रही है आजकल? पॉपुलैरिटी किस चीज़ से आ रही है? मुझे लगता है कि एक एक्टर जो है वो क्यों पॉपुलर हो जाता है? एक एक्टर पॉपुलर क्यों होता है, मेल और फीमेल? पॉपुलैरिटी किस चीज़ से मिलती है आजकल? पॉपुलैरिटी ना एक्चुअली आजकल बहुत आसान है। आसान है? बहुत आसान है। ओके। आसान ऐसे है कि अगर आसान होता तो फिर हर बंदा कर रहा होता। नहीं, तो कर रहा है हर बंदा। ओके। कर रहा है हर बंदा आज। मतलब आप अगर देखें तो इंस्टा पे फॉलोअर्स होना और टिकटॉक पे फॉलोअर्स होना, आपके बारे में कोई बात कर दे, आप कोई बात कर दें, वो काफ़ी होता है आपको वायरल करने के लिए। वो काफ़ी होता है। और मैंने जब से काम शुरू किया है, मेरी अल्लाह ताला से ही दुआ थी और कोशिश ये थी कि अगर मैं कभी इस तरह मुझे फेम मिले तो मेरे काम पे मिले, मेरे काम से लोग मुझे जाने, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है। ऐसा ना हो कि वो मैंने कोई वहाँ कहीं कोई बात कह दी है या अगेन वो कोई डांस वीडियो मेरी वायरल हो गई है, ठीक है वो भी, लेकिन वो भी नेगेटिव पब्लिसिटी मिल रही है ना। मुझे पॉजिटिव मिल रही होती तो उसको भी मैं एक्सेप्ट कर लेती, वो मुझे नेगेटिव पब्लिसिटी मिल रही है। मीडिया में कहते हैं नेगेटिव पॉजिटिव सब एक है। नहीं, मैं यू डोंट थिंक सो? नो, यू वांट पॉजिटिव? मुझे हाँ, मतलब ठीक है नेगेटिव, देखें है वो तो है, नेगेटिव पब्लिसिटी तो है, उसका हम कुछ कर नहीं सकते, रोक नहीं सकते। मैं ये नहीं कर सकती कि नहीं मुझे ना मिले और मैं कहीं छुप के बैठ जाऊं, केज कर लूं अपने आप को, वो पॉसिबल नहीं है। वो तो है हम, और हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा और डील भी करना पड़ेगा उससे। लेकिन कोशिश इंसान की है और नीयत इंसान की ये रहनी चाहिए कि आपको आपके काम से और अच्छे काम से जो है वो पॉपुलैरिटी मिले। और मिल रही है? और मिल रही है। तो चलो फिर अमल की तरफ चलते हैं। अमल जो है वो कास्टिंग हुई, ऑडिशंस हुई, यू गॉट द कैरेक्टर, यू मेट द डायरेक्टर, और उसके बाद
जो एक अमल का किरदार बना, और मैं तो बड़े उसको ना उसके स्टाइल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखती हूँ कि बड़ा इंटरेस्टिंग एक लुक है अमल की। ऐसा नहीं है कि वो रैंडम, एक लुक है, एक किस्म के बाल होते हैं, उसने एक बड़ी चुटकी लगाई होती है, ग्लासेस हैं उसकी, गले में दुपट्टा दुपट्टा होता गले में डाला है, होता एक है। नी लेंथ शर्ट है, नीचे टाइट्स हैं, और हाँ नीचे या तो स्नीकर होता है कैन भी, या एक फ्लिप फ्लॉप वो बड़े प्लेटफॉर्म वाली बस होती है। हाँ। ये अमल की एक लुक है जो कि है। हाउ क्लोज इज अमल टू यू उस लुक को क्रिएट करने में, या अमल का पूरा कैरेक्टर क्रिएट करने में रेहाम का कितना ताल्लुक है, या आर यू अ कम्प्लीटली डायरेक्टर्स एक्टर के जो मीसम कह रहे थे, जो किरण ने लिखा हुआ था उसके मुताबिक यू आर क्रिएटिंग अमल? मुझे लगता है कि दोनों चीज़ें इन्वॉल्व थी। 90% आई वुड गिव क्रेडिट्स टू मीसम भाई एंड किरण, क्योंकि इतना क्लियर विजन था ना दोनों का, हाँ। इतना क्लियर विजन था कि मैं भी कोई भी स्क्रिप्ट पढ़ूंगी, मुझे टाइम लगेगा स्टोरी को समझने में, कैरेक्टर को समझने में। मैं राइटर से बात करूंगी, मैं डायरेक्टर से बात करूंगी, उनका विजन समझूंगी, फिर सोचूंगी कि उस कैरेक्टर को अपने हिसाब से किस तरह प्ले करना है कि दोनों का विजन भी कंप्लीट हो जाए, और मैं भी उसके अंदर अपनी कुछ जो है ना इनपुट जो है वो मैं डाल सकूं। लेकिन उनका इतना क्लियर विजन, उन्हें पता था अमल कौन है, अमल को कैसे रखना है, अमल कैसे बोलेगी, कैसे बैठेगी, कैसे खाएगी, उनको पता था। अच्छा तो मुझे बताओ एक ब्रीफली अमल कौन है? अमल अच्छा नहीं, पहले मैं वो अच्छा, मुझे ठीक आई है, वांट टू ठीक है, कंप्लीट दैट ओके। पार्ट। तो मुझे आई स्पेसिफिकली रिमेम्बर कि मीसम भाई ने मुझे कहा कि तुम्हारी ना टाइट्स हैं और तुमने लॉन्ग कमीजें पहनी है या शॉर्ट जो भी है उसके ऊपर कमीज है। और मैंने कहा मीसम भाई आई एम नॉट कंफर्टेबल। You were not comfortable? हाँ, मैंने कहा आई एम नॉट कंफर्टेबल Why? विद इट ना, कि टाइट्स एक तो आजकल फैशन में नहीं Right, है, ऊपर से हाँ। टाइट्स नहीं होती मैं कंफर्टेबल। आई हाँ। लाइक वेयरिंग बैगी Right. क्लोथ्स। तो वजह कि आई एम नॉट कंफर्टेबल। कहते बेटा अगर कंफर्टेबल में चली गई ना तुम तो फिर तो हो गया काम। हाँ। मैंने कहा लेकिन मीसम भाई कुछ कर लेना, जीन्स कर दे उसको, जीन्स कर दे। मीसम भाई ने कहा रेहाम ट्रस्ट मी, लोगों को ये लुक भी पसंद आएगा और तुम बहुत अच्छी लगेगी, डोंट वरी अबाउट इट। मैंने कहा ओके। अगेन मुझे दिख रहा था कि कितना कॉन्फिडेंट थे वो उस चीज़ को लेके, तो मैंने क्वेश्चन नहीं किया। आई सेड ओके। मैंने एक दफ़ा बोला, 2 दफ़ा बोला, आई सेड ओके। मैंने कहा बाल कुछ भी नहीं करने, बस कैचर लगा दो पीछे, बल्कि काम करो पोनी बना के दिखाओ, हाई पोनी टेल की। नहीं 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 नहीं, ये अमल नहीं है। चश्मा लगाओ। ऐसे उन्होंने पूरा कैरेक्टर देखा है मेरा। नहीं नहीं, ये अमल नहीं है। जो हाँ बार-बार ऊपर हाँ, कर रही होती है। चश्मा लगाओ। ये भी मुझे ये मैंने नेचुरली किया था। हाँ। एक आध सीन में तो मीसम भाई ने कहा अब ये तुम अपने कैरेक्टर का हिस्सा रखोगी, इसको तुमने कंटिन्यू करना है। तो हाँ, कुछ चीज़ें हम इनपुट अपना देते भी हैं, लेकिन हमें पता नहीं लगता कि हम वो चीज़ अच्छी कर रहे होते हैं, और डायरेक्टर हमें मीसम भाई हमें बताते थे कि देखो ये चीज़ तुम अच्छी कर रहे हो, इसको रखो। तो उन्होंने मेरा लुक देखा, उन्होंने कहा नहीं इसकी ब्रेड बनाओ। उन्होंने कहा नहीं समझ में नहीं आ रहा। उन्होंने कहा अच्छा कैचर लगाओ। उन्होंने कहा ठीक है। और मैंने कहा घर में बस खुले रहोगे ऐसी बात, कोई ज़रूरत नहीं है स्ट्रेट करने की, कुछ नहीं, मेरे नेचुरली स्ट्रेट बाल हैं, तो वो मुझे वैसे भी ज़रूरत नहीं पड़ती कि फ्रिजी हो रहे हैं या कुछ हो रहे हैं। और वो फ्रिजी भी होता है तो मीसम भाई कहते हैं कि ऐसे ही रखना है। तो उन्होंने बहुत हेल्प की वो लुक क्रिएट करने में। और शुरू में तो आई वाज लाइक वैनिटी हर्ट हो रही है। हाँ, मतलब कि ठीक है, सही है। लेकिन फिर अब मैं बहुत कंफर्टेबल हो गई अमल के लुक में, बहुत ज़्यादा अमल के लुक में कंफर्टेबल हूँ। अब मैं आपकी उस सवाल का जवाब देती कि अमल तो अमल है कौन? अमल घर की वो बड़ी बच्ची है जो, मैं हर घर की बात बता रही हूँ, हर किसी भी एवरेज नॉर्मल घर में वो बच्ची है जो नेग्लेक्टेड रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि परफेक्ट किड है वो, पढ़ाई में परफेक्ट है, घर के कामों में परफेक्ट है। अम्मा ने कहा बेटा ऐसे नहीं करना, ओके अम्मी। दादा ने कुछ समझाया, ओके। सबकी चीज़ों पे, सबकी बातों पे चलने वाली, जो उसको सिखाया है बचपन से, झूठ नहीं बोलना, बड़ों को सारी चीज़ें बतानी है। तो आपने देखा होगा सीन्स में कुछ भी होता था वो जाके अब्बा को बता दिया, अम्मा को बता दिया, लाजमी बताना है। अम्मा ने डांट दिया तो उसको फील होता है कि गलत किया मैंने, सबकी हर्ट किया, राजदार भी है। लेकिन वो जो फीलिंग्स है ना, वो जो बचपन से उसके अंदर डाली हुई है कि अम्मा को नाराज़ नहीं करना, अब्बा को नाराज़ नहीं करना। अब होता ये है कि अब किसी ने डांट भी दिया, किसी ने कह भी दिया, तो उसको बुरा लगता है। क्यों? क्योंकि वो तो अच्छी बच्ची है ना, वो तो अच्छी लड़की है, वो तो सबका ख्याल रखती है, सारे काम सही करती है। उसने ऐसी ये गलती क्यों कर दी, ये एक गलती भी क्यों की है? लेकिन उसके पास वो बात करने के लिए कोई नहीं है, और वो अपने अंदर ही रखती है। वो वापस स्ट्रांग होती है कि नहीं, मुझे
अभी बाकी सारे काम भी डील करने, आई डोंट हैव टाइम फॉर दिस, और वो फिर अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो जाती है और सबको लगता है शी इज़ फाइन. दैट्स वाई शी इज़ नेग्लेक्टेड, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि मुझे किसी से शेयर करना है. और शायद वो अपनी पढ़ाई में इतनी इन्वॉल्व रही है, इतनी इन्वॉल्व रही है अपनी पढ़ाई में, और कि उसने कभी दोस्त ही नहीं बनाया. एंड आई गेस दैट्स द रीज़न वाई शी स्टार्टेड लाइकिंग वली, कि एक ऑपोजिट जेंडर जो कि मुझसे ये अगला सवाल था मेरा. कोई बात नहीं, मैंने अभी अमल पे रहेंगे, क्योंकि अमल से एक और रिलेटेड सवाल ये भी अच्छा, है okay. कि अमल जो है वो है परफेक्ट किड है, मैच्योर है, हर चीज़ है, हर एक की राजदार है, एडवाइस भी देती है, आनिया को भी अच्छी तरह संभाला हुआ है हर चीज़. और अमल के माँ बाप भी दोनों ये अच्छे वाले माँ बाप बताए हुए हैं. सो लोगों को बताने के लिए ये ज़रूरी चीज़ है कि जब सब कुछ ठीक होता है तब भी मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ हो सकते हैं. बिल्कुल. और ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई ऑब्वियस कोई प्रॉब्लम नज़र आ रही हो तभी एक बच्चा जो है वो मेंटली डिस्टर्ब्ड हो. बिकॉज देखने को अमल क्या हर चीज़ इज़ फाइन. वो पढ़ाई में भी ठीक है, माँ बाप उसके सॉलिड हैं, उसको प्यार करते हैं, सपोर्टिव हैं, करियर में सपोर्टिव हैं, उसकी हर चीज़. दादा दादी भी घर में टॉक्सिक नहीं है, वो भी अच्छे हैं मोरलेस. दादी थोड़ी हो जाती हैं लेकिन मोरलेस अच्छे हैं. भाई भी बहुत अच्छा है, और जब वो बात करना चाहिए उसने तो भाई से खुल के उसने की बात पूरी अपने दिल की. फिर भी अमल के हम वक्त से देखते हैं कि उसके ब्रेकडाउन्स भी होते हैं, वो चीखती भी है, वो रोती भी है, उसके इश्यूज़ भी होते हैं, वो ख्वाब भी देखती है, हर चीज़. तो ये कितना ज़रूरी है. मैं आई जस्ट वांट टू अप्रिशिएट द फैक्ट कि फिर भी दिखाया है कि ऐसे हालात में भी हो सकता है. वाज देयर अ रीज़न बिहाइंड द शो मेंटली डिस्टर्ब्ड अमल, या इट वाज जस्ट कि सब कैरेक्टर्स का ये एक था ट्रेट? तो ये नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. मेरे ख्याल में ये स्पेसिफिकली पार्ट शायद लिखा गया है या अमल के कैरेक्टर का हिस्सा बनाया है मेंटल हेल्थ को, इसलिए क्योंकि देखे ना, मैंने फिर वही बात बताई कि अमल वो बच्ची है जो नेग्लेक्टेड है. और आपकी वाली बात कि ज़रूरी नहीं है कि कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो तभी आपको शायद पैनिक अटैक्स आएँ, या आपको एंजाइटी अटैक्स आएँ, या आप डिप्रेस्ड हो. कभी कभार कुछ भी नहीं होता एंड यू गेट डिप्रेशन. तो अमल के किरदार में ये जो सारी चीज़ें हैं वो यही दिखाने के लिए कि आपने किसी भी बच्चे को नेग्लेक्ट नहीं करना. आपने उनको उनके ऊपर चेक रखना है कि वो कैसे हैं, वो क्या सोचते हैं, वो क्या फील करते हैं. इतना बड़ा झगड़ा हुआ घर में, उसके बीच में अमल जैसे कोई ऑब्जेक्ट है कि अमल से कर लो शादी, कह दिया बस. तो वो जो बच्ची खड़ी हुई है वहाँ पे, उसके ऊपर क्या गुजर रही होगी, वो क्या सोच रही होगी, किसी ने इस बारे में बात ही नहीं की, किसी ने इस बारे में सोचा ही नहीं. माँ बाप भी आपस में लड़ रहे हैं कि हाँ वो अच्छी बात है कि माँ जो है वो शी स्पोक अबाउट दैट कि हाँ नाम कैसे लिया, क्यों लिया. लेकिन अमल के सामने जो हुआ वो नहीं पता. प्लस एक चीज़ जो ऑफ कोर्स फैमिली को नहीं पता थी कि शी लाइक्स वली. तो वो रिजेक्शन इवन वली के एंड से भी हम देखें तो अमल ने इतनी हेल्प की है वली की थ्रू आउट, इतनी हेल्प की है. और वो उसने बस वो खड़ा हुआ है, उसने कहा कि मतलब उसने उसकी तरफ देखा भी नहीं ना कि मैं तो नहीं शादी करूंगा, कि शायद बाप ने कहा है तो मैं देखूं कि वो उस बेचारी का क्या रिएक्शन है. मुझे जब इतना शॉक लगा है तो उसका क्या रिएक्शन है. नहीं, वो वहां पे भी उसने नेग्लेक्ट किया एंड ही जस्ट सेड कि नहीं करूंगा, मैं तो नहीं करूंगा. तो वो ये सारी चीज़ें अमल के साथ जो चल रही हैं, अब अगेन कहने को तो किसके घर में फड्डे नहीं होते, किसके घर में ये मसले नहीं होते, तो हो गया बस, ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है. तो अमल जैसा बच्चा अगर किसी घर में होगा ना, कोई नहीं जाके उसको पूछेगा कि तुमने क्या फील किया, तुमने क्या महसूस किया, तुम किस चीज़ से गुजर रही हो, तुम ठीक हो या नहीं, तुम्हें बात बुरी तो नहीं लगी. उसको तसल्ली दे दे कि नहीं ऐसी बात नहीं है, या माँ ही तसल्ली दे दे जाके कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बात करूँगी और इस तरह का कुछ भी नहीं है. इम्पोर्टेंस वो दी नहीं. और कितनी बड़ी चीज़ है कि उसको एंजाइटी अटैक्स भी आ रहे हैं, उसको पैनिक अटैक्स भी आ रहे हैं. और आपने वो सीन देखा होगा कि वो जो उसके माइंड में जो एक रेज है कि वो ये सब करना चाहती है, मारती है अपने आप को थप्पड़े जो मारती है, तो वो ये सब करना चाहती है. बहुत से लोगों ने कहा कि शायद वो थोड़ा एक्सेसिव हो गया था. बट जब वो लिखा गया था, वो परफॉर्म हो रहा था सीन, तो what was the discussion between you and the director? अच्छा, क्यों थप्पड़ मारना है, क्यों मारना है? It wasn't planned. No, it wasn't planned. तो बस ये था कि मेरा ब्रेकडाउन दिखाना था. मुझे मीसा भाई ने पूरा समझाया कि देखो ये पीछे ये सिचुएशन हुई है, ब्रेकडाउन है अमल का. I was like okay, and he suddenly came to me and was like कि ये कमरा तोड़ फोड़ दोगी तुम. मैंने कहा मुझे बताएं क्या, कितना तोड़ना फोड़ना है, क्या है, क्या सीन है ना. तो उन्होंने मुझे समझाया कि देखो जो तुम करना चाहती हो ना, जो अमल करना चाहती है,
वो दिखाना है हमने। अमल के अंदर कितना गुस्सा है कि कभी उसे किसी ने पूछा नहीं, वो किसी से बात नहीं कर सकती, वो तो चीख भी नहीं सकती, वो कुछ भी नहीं कर सकती, वो चीज़ दिखानी है। तो क्रिएटिव फ्रीडम तुम्हारा है, कैमरामैन होगा, मूविंग कैमरा है, एक ही शॉट है, एक ही टेक में करना है, क्योंकि अगर कोई चीज़ टूट गई तो फिर वो रीशूट नहीं हो सकता। बिल्कुल प्रेशर। तो एक ही टेक में आपने ये करना है। अब आप सोच लो आपने क्या करना है। मैं तुम्हें इसको कोरियोग्राफ करके नहीं बताऊंगा कि ये कर, हाँ उन्होंने ये बता दिया था कि ये फला फला चीज़ है, इसको मत तोड़ देना, ये दोबारा नहीं आएंगी। लेकिन उन्होंने कहा मैं तुम्हें कोरियोग्राफ नहीं करूंगा कि यहाँ जाना, फिर यहाँ जाना, फिर ये करना। और मैं वहाँ खड़ी हूँ, मैंने कहा अच्छा ठीक है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उन्होंने कहा हाँ, मैंने कहा ठीक है मैं तोड़ फोड़ तो दूंगी, लेकिन इससे अमल का रेज कैसे नजर आएगा, कैसे पता चलेगा कि वो फ्रस्ट्रेटेड है अंदर से। तो मैंने सोचा कि अगर रेहाम फ्रस्ट्रेटेड होती, रेहाम तुम अगर फ्रस्ट्रेटेड होती तो तुम क्या करती। तो मैंने अपने मोमेंट्स याद किए। तो यूजुअली जब एक इंसान बहुत भरा हुआ होता है ना अंदर, तो उसको चीखना होता है। And this is a fact, मतलब this is not something I'm making up. जब इंसान भरा हुआ होता है और वो किसी से बात ही नहीं कर रहा ना, उसको और ना कोई उसको देख रहा है कि अच्छा उसको के साथ कोई प्रॉब्लम है, तो वो जब भरा हुआ है तो उसको चीखना होता है, उसको अपनी बात कहनी होती है। और कहीं ना कहीं वो अपने आप को भी ब्लेम कर रहा होता है कि तुम ही तो ऐसी हो ना, that's why no one is talking to you. तो कहीं ना कहीं वो कहता है कि नहीं यार मैं अपने बाल नोचूं, मैं अपने आप को मारूं, मैं कुछ करूं, मैं क्या कर रही हूँ। और मारना मेरा जो वर्ड है ना मेरे जहन में आया, एंड आई वेंट टू मीट सम मैन, आई वाज लाइक कैन आई हिट माई सेल्फ। उन्होंने देखा है, कहते हैं ठीक है ओके, बट उतना जितना तुम बर्दाश्त कर लो और उस चीज़ से बाहर भी निकल के आओ। मैंने कहा ओके। अगेन मैंने सोचा ज़रूर, लेकिन इट वाजंट प्लान्ड कि मैंने 1 थप्पड़ मारने हैं या 12 थप्पड़ मारने हैं या इतने थप्पड़ मारने हैं और किस पॉइंट पे जाके करना है, नहीं। It just happened. That was quite amazing. It just happened. Quite tricky as in well. the moment. Because I started it with throwing things और फिर चीखना और सब कुछ, and then again I felt like slapping myself and I just started it and और मुझे याद है कि उस शॉट में ये तो थप्पड़ वाले पे ख़त्म हो गया था, ये थोड़ा लंबा शॉट था, तो वो लंबा गया है and I started slapping myself again. Oh God. जिस पे मीसम भाई ने चीख के बोला है कि बस, और मैं एकदम से एक किसी ट्रांस से बाहर आई हूँ। I was like okay, and I was shivering and I was crying. और मैं ये बात हर जगह बोलती हूँ और यहाँ पे भी मुझे लगता है कि मेंशन करना ज़रूरी है कि इस तरह के सीन्स करना आसान नहीं होते। हमें लगता है कि रोना ही तो है, अदाकारी तो है, क्या है रोना नहीं है सिर्फ। हाँ तो ठीक है हम भी थप्पड़ मार लेंगे खड़े होकर अपने आप को 4, तो क्या हो गया। आसान नहीं होता। और सबसे मुश्किल काम ये होता है कि जब हम कर लेते हैं ना सीन, उसके बाद उस जोन में से बाहर निकलना बहुत मुश्किल काम होता है। और मीसम भाई यूज्ड टू मेक श्योर कि वो बैठे रहते थे हमारे साथ, जोक सुना रहे हैं, इधर की बातें कर रहे हैं। उन्होंने मुझे बड़ी खूबसूरत बात कही कि एक अच्छे अदाकार की निशानी यही होती है कि वो जब भी सीन में जाता है तो उससे फ़ौरन जैसे सीन कट हुआ ना, कट सुनते ही वो स्नैप करके बाहर आ जाता है कि ओके आई एम रेहाम अगैन, यू आर रेहाम, यू आर नॉट अमल। तो ये चीज़ें तक उन्होंने सिखाई हैं और बड़ा मुश्किल थे वो सीन्स। हाँ मुश्किल थे, नहीं बहुत मुश्किल थे। इवन द मोनोलॉग वाज वेरी डिफिकल्ट। बिल्कुल मुश्किल थे और बहुत अच्छे परफॉर्म किए हुए थे। दूसरा सवाल मेरा जो मैं जिस तरफ जा रही थी कि अमल को वली क्यों पसंद आता है एज अमल। मतलब ठीक है वली एक अच्छा क्यूट बाहर से आया बच्चा, लेकिन कोई वाज इट समथिंग डीपर दैट व्हाई डज अमल लाइक वली? यू वर गोइंग टुवर्ड्स दैट, तो वो अच्छा जवाब आ रहा था। अच्छा हो सकता है कि मेरा जवाब काफ़ी लोगों को समझ ना आए। उसकी वजह ये है, मे बी मीसम भाई ने या किरण ने इसको बहुत डिफरेंटली देखा हो। मेरी थिएटर में एक एक्सरसाइज है कि आई ऑलवेज क्रिएट अ स्टोरी अबाउट अ कैरेक्टर। पूरा कैरेक्टर को मैं इमेजिन करती हूँ कि वो कैरेक्टर क्या खाता है, क्या पीता है, कैसे सोचता है। तो दैट्स व्हाई आई कैन प्ले दैट कैरेक्टर अच्छे से। तो मेरे हिसाब से अमल को वली इसलिए पसंद आता है कि अमल हमेशा अकेली रही है, दोस्त उसके हैं नहीं। भाई से बात करती तो फड्डे ही होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, और हाँ कुछ हैं अच्छे मोमेंट्स भी, बट इतने ज़्यादा नहीं हैं।
अमल के अपनी यूनिवर्सिटी में भी देखा होगा, ज़्यादा दोस्त नहीं है तो माया है, और माया के साथ भी वो मोस्टली पढ़ रही होती है। इस तरह की कोई कभी आपने डीप कॉन्वर्सेशन नहीं देखी, हाँ गर्ली चीज़ नहीं देखी होगी, हार्ट टू हार्ट भी नहीं देखा आपने, ठीक है। बाकी सब अमल के साथ हार्ट टू हार्ट करते हैं, अमल नहीं करती। अमल नहीं करती है। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि वली जब आया घर में तो इनके तो स्टार्ट ही फड्डों से हुआ, और फिर अमल को जो पहला एंजाइटी अटैक आता है तो वो उसको संभालता है, और शायद अमल ने कभी किसी को इतना स्पेस भी नहीं दिया कि वो कोई उसको आके संभाले, या कभी किसी ने उसको देखा भी नहीं। तो जब उसको वो अटैक आ रहा होता है तो वली समझ जाता है और वली उसको संभालता है। आई गेस उसको ये बात अच्छी लगती है, और थ्रू आउट द एपिसोड्स जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है उसको नज़र आता है कि यार मेरी इससे बहस होती है, लेकिन फिर भी जहाँ मेरे वीक मोमेंट्स होते हैं वली मेरे साथ होता है, और इसीलिए वो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली उसके पास जा रही होती है कि जब भी उसको कोई प्रॉब्लम होती है तो वो उसके पास जा रही है, और जब भी वली को कोई प्रॉब्लम होती है तो वली हमेशा अमल के पास ही आता है। वो बड़ा इंपॉर्टेंट सीन था जब मार खा के वो उसको हग करता है अमल को, तो जो अमल के चेहरे पे जो एक एक्सप्रेशन आता है, हाँ, कि यू नो दिस इज टू क्लोज, या क्योंकि अमल नहीं है ऐसी लड़की, और वो मतलब उसका इंटरेक्शन कभी इस तरह का नहीं रहा है बॉयज के साथ, और वो जब उसको हग भी करता है तो वो बहुत कंफ्यूजिंग उसकी फीलिंग्स हैं, वो इमोशंस हैं कि क्या है ये, मतलब ठीक है वो मैं इसको संभालूं, मैं इसको, और वो बोलती भी है उसमें कि सब ठीक हो जाएगा, नहीं नहीं रो मत, नहीं रो लो, नहीं समझ में आ रहा होता उसको कि किस तरीके से टैकल करे। तो आई गेस उसके कभी फ्रेंड्स नहीं रहे, और एक ऐसा बंदा जो कि बिल्कुल ऑपोजिट है उससे, पढ़ाई का उसको शौक नहीं है, म्यूजिक का शौक है, और फिर ऑपोजिट जेंडर, लड़कियां दोस्त नहीं, इसकी लड़का है वो, अचानक से इतने क्लोज आ रहे हैं एक दूसरे के, जो डार्क डीप सीक्रेट्स हैं आपस में शेयर कर रहे हैं, मोमेंट्स शेयर कर रहे हैं, तो हाँ अट्रैक्शन हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। अट्रैक्शन तो खैर कभी भी और किसी वक्त और किसी से भी हो सकती है, किसी से भी हो सकती है, उसके लिए इन मोमेंट्स की भी जरूरत नहीं पड़ती। हाँ मोमेंट में हाँ नहीं पड़ती, बिल्कुल सही है, और यहाँ तो मिले हैं आपको मोमेंट्स। फिर ऑफ कोर्स अदर बिग सीन वाज पिछली हफ्ते की जो एपिसोड थी उसमें जो मोनोलॉग होता है, और जब सबसे पहले आई मीन क्रेडिट टू अबुल एज वेल, कितना ज़बरदस्त तरीके से एज अ भाई वो पहली दफ़ा प्रेम में ही स्टेप्स इन फॉर द फर्स्ट टाइम एज अब यू नो अमल्स ब्रदर, वरना तो वो एक कज़न ही है ना साइड लाइंस पे। पहली दफ़ा वो पूछता है कि तुम पसंद करती हो, तुम पसंद करती हो वली को, डू यू लाइक हिम, वली को। और उसके बाद जो पूरा वो एक आउटबर्स्ट होता है, और फिर वो छत पे जाके जो पूरा वो बताती है कि मुझे देखता भी नहीं है, बल्कि मेरे इस आइडिया से वो तो घर छोड़ के चला गया, यू नो मेरी शादी के ख्याल से। तो वो भी आई एम श्योर यू एंजॉयड परफॉर्मिंग दैट एज वेल, दैट सीन। Yeah, I was very nervous. You were nervous? Yeah, it was a difficult scene, हाँ. Before the scene, because there were a lot of things Nisam bhai told me कि 1.5-2 पेज का मोनोलॉग है, हाँ 6-7 मिनट तक जाएगा ये, तुमने ऑडियंस की अटेंशन ग्रैब करके रखनी है, छूटी तो आगे कर देंगे, मुझे मेरा मसला नहीं, मैं तो लगा दूंगा। तो बहुत प्रेशर था, और मैंने कहा मुझे बताएं क्या करना है, कहते हैं खुद करना है ये, तुम्हें पता है अमल कौन है, कैसी है, क्या सोचती है, कैसा फील करती है वली के बारे में, दिस इज़ यू, दिस इज़ ऑन यू, आई एम नॉट गोना टेल एनीथिंग। थोड़ा बहुत मैंने एक आध लाइन्स तो बता दें, ये इसको किस तरह बोलना है, क्या है, तो ये हेल्प, बट इट वाज लाइक ये तुम्हारी परफॉर्मेंस है। तो एक रात पहले मैंने अपनी बहन को उठाया, को 1:30 बजे, मैंने कहा उठें, वो आप ज़रा अपने फ़ोन में रिकॉर्ड करें, मैं ना एक मोनोलॉग बोल रही हूँ। कि तुम पागल हो गई हो रेहान, टाइम देखो क्या हो रहा है। मैंने कहा प्लीज़, और उन्होंने किया, वो वीडियो बना रही है मेरी, और मैं मोनोलॉग बोल रही हूँ, और एंड में मैं रोई भी, और सारा पूरा प्रॉपर जैसे मैंने करना था परफॉर्म। एंड शी इज़ लाइक दिस, रखा, और वो तालियां बजा रही हैं। मैंने कहा कैसा हुआ, कहती हैं अच्छा हुआ। अगले दिन सेट पे गई, स्क्रिप्ट ही मुझे 1 दिन पहले दी थी, 1 या 2 दिन पहले दी थी, तो स्क्रिप्ट ही मैंने कहा मैं नहीं चाहता कि आप इसको रट लें बिल्कुल, और मुझे वो नेचुरल चाहिए, चाहे तुम बीच में भूल रही हो, फंबल करो, कुछ भी हो, मुझे वो प्योर वो चाहिए, तुम्हारा इमोशन चाहिए। लाइक ओके। फिर मैं नेक्स्ट डे गई हूँ, और अबुल was very supportive about it, क्योंकि उसने तो कुछ नहीं बोलना था ना, तो सब मैंने ही बोलना था, लेकिन देना था उसने। and I wanted someone, and I wanted Abul of course, कि ताकि मुझे वो प्रैक्टिस हो
कि मुझे उसको देख के सारी बातें करनी है। तो मैंने कहा अब्बुल मुझे रिहर्स करना है। कहता नहीं आप आए चलें, आप 50 दफ़ा रिहर्स करें, मैं इधर ही बैठा हुआ हूँ। ही वॉज वेरी सपोर्टिव। और मैंने कोई 3 से 4 दफ़ा उसके साथ रिहर्स किया है और वो रिहर्सल के वक्त भी रोया है। जब मैंने रिहर्स किया है तो वो उसके वक्त भी रोया है। मैंने कहा अब्बुल अभी तो मत रो। मैंने कहा क्या पता उस वक्त तुम्हें रोना ही ना आए, संभाल के रखो। कह रहा नहीं आप बहुत अच्छा करिए, मुझे आ जाएगा रोना। और मुझे याद है कि वो अगेन वो भी 1 टेक था। मीसा भाई ने कहा कि 2nd टेक में ले लूँगा, लेकिन अगेन वो फिर थोड़ा सा हो जाएगा कि ठीक है रटा हुआ है, याद करके आई है, बोला है, मुझे नेचुरल परफॉर्मेंस चाहिए। तो हम कोशिश करो 1 में ही हो जाए, तो वो 1 में ही हो गया। तो फर्स्ट सोलो ही मेरा उन्होंने बनाया। And that too ends in a hug with your brother, which is again so close, so intimate, so touching and so pure कि you know चलो बहन भाई का bond एक बन गया। We were actually crying. Yeah. We were actually crying और even after that scene we you know 2 मिनट के लिए तो बात नहीं की, एक दूसरे से चुप करके बैठे हैं, समझ नहीं आ रहा क्या है, because it was a beautiful moment. और फिर हम बाद में गए, फिर मीसम भाई पीछे से आए, कहते हैं हाँ भाई इधर आओ भाई बच्चों, तुम लोगों ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, हमें 500 रुपए पकड़ाए टोकन ऑफ अप्रिसिएशन। कहते हैं जब मेरे कोई एक्टर जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस करता है मैं उसको जरूर ये तोहफा देता हूँ। और सब भाई यार, और हम डरे हुए थे ना नीचे आके। अच्छा समर ने देखा नहीं था, समर आया हुआ था। समर आया, हम नीचे आए और हम ना बैठे हुए हैं और कहते क्या हो गया तुम इतना मुंह बना के बैठे हुए तुम लोग, क्या हो गया? हमने कहा यार बड़ा इंटेंस सीन करके आ रहे हैं हम, ये बाबुल कह रहे हाँ यार पता क्या कैसा बोलती हैं यार। मेरे को यार ये कैसा रोता है, तारीफों में लगे नहीं। समर कहते हैं और क्या सीन है और मुझे भी देखना है। तो मैं मीसम भाई आया, कहता है यार ये क्या हो रहा है, मुझे भी सीन देखना है, क्या सीन है यार, क्या करके आए हो तुम लोग? मैंने कहा अब तुम टीवी पे देखना, जब आएगा। I know. इवन हमने भी प्लेबैक नहीं देखा। Very strong scene. हमने भी प्लेबैक नहीं देखा कि हम जाके देखें दोबारा, क्योंकि हिम्मत ही नहीं हुई कि पता नहीं क्या होगा। मैंने कहा जो है बस जो है वो अल्लाह के हवाले। अच्छा नहीं तो अब आप लोग तो पूरी तरह बिगड़ गए हो, क्योंकि ऐसे लगता है ना एक ज़बरदस्त स्क्रिप्ट मिला, एक ज़बरदस्त कहानी मिली, एक माहौल ऐसा मिला जिसमें क्या एक्टर्स हैं ऑन सेट, नुमान एजाज हों और शमीम हिलाली हों और मतलब सारे के सारे बिल्कुल ज़बरदस्त आपके को एक्टर्स हैं। और एक माहौल भी बहुत अच्छा मुझे लग रहा है कि कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं, रीडिंग्स हो रही हैं, इन डेप्थ एनालिसिस हो रहा है कैरेक्टर्स का। ये वो आई फील बैड कि आगे क्या होगा, बिकॉज हर ड्रामा तो ऐसा नहीं होता। एंड इवन अगर कोई ड्रामा बहुत पॉपुलर भी हो, फॉर एग्जाम्पल इफ वी गो अ लिटिल बैक टू जुड़वा, इट वाज अ सुपर पॉपुलर था, सोप था, लेकिन सुपर पॉपुलर था। एंड इसमें यू प्लेड रक्षी, which was a recurring supporting character. मगर कितना फर्क है उसमें कैरेक्टर में नजर आता है। You know, although मैंने पूरा नहीं देख सकी मैं, मगर I watched bits and pieces because I was interviewing Anna, and I watched bits and pieces because I'm interviewing you. But there's such a difference कि वो intensity या वो एक focus या वो so what was the difference in both processes? मतलब वो रेल पेल में कर लिया कि बस सब करना है, या इतना फोकस तो नहीं हो सकता उस पे? नहीं इतना फोकस नहीं था ऑनेस्टली, लेकिन अगेन मैंने जितने भी कैरेक्टर्स किए हैं, मैं आपको इवन नाम भी दे सकती हूँ कि मुझे पता है कि मैंने कौन कौन से कैरेक्टर्स किए हैं और मैंने उन कैरेक्टर्स के ऊपर काम किया है। आप कफारा उठा के मेरा देख लें और आप जुड़वा उठा के देख लें, दोनों में मैंने ईविल कैरेक्टर किया है, लेकिन दोनों बहुत डिफरेंट है। तो मेरी यही कोशिश होती है अगर मुझे बैक टू बैक 2 नेगेटिव कैरेक्टर्स भी मिल रहे हैं, आई डोंट माइंड डूइंग इट, बट एटलीस्ट मैं वेरिएट कर सकूं, एक को दूसरे से मुख्तलिफ रख सकूं, क्योंकि ईविल भी आप बहुत तरीक़ों से हो सकते हो, जैसे आप स्वीट बहुत तरीक़ों से हो सकते हो। तो मुझे ये होता है कि मेरा वो कैरेक्टर अगले कैरेक्टर से डिफरेंट लगे। बट हाँ इन टर्म्स ऑफ मे बी स्क्रिप्ट और ये, क्योंकि अगेन सोप था, बहुत सारे सीन्स हैं, बहुत सारा काम है, बहुत सारी चीज़ें करनी है, तो आप हर सीन में ना उतनी एफर्ट नहीं पुट इन कर सकते। तो शायद हाँ वहाँ लैक हो सकता है, बट वो प्ले करते हुए बहुत मुख्तलिफ महसूस हुआ, क्योंकि वो बहुत नेगेटिव कैरेक्टर है और अपनी जर्नी के साथ साथ वो समझ भी रहा है कि मेरा बहुत गलत माँ का इन्फ्लुएंस था, और रिडीम भी हो जाता है। हाँ बिल्कुल, वो सही हो जाता है। तो वो समझ भी रहा है, कंफ्यूज भी है, और कहीं ना कहीं जो इन्फ्लुएंस्ड हुआ है उससे वो उल्टी हरकतें भी कर रहा है, दूसरों को तकलीफ भी पहुँचा रहा है। जबकि अमल कम्प्लीटली डिफरेंट, एक ऐसी बच्ची जो कि सॉर्टेड है पढ़ाई में, घर में, हर जगह, उसको पता है कि वो अगले को फील करती है, एम्पैथ है, तो वो प्ले करना बहुत डिफरेंट था। और मैंने जब मैंने अमल आया है, जब परवरिश आया है, तो
तब जाके लोगों ने शायद रक्षी को भी एक्सेप्ट किया है। अच्छा, you feel क्योंकि that way? रक्षी को हमेशा ही कहा जाता है कि तुम तो पीछे पड़ी रहती हो, और ये पता नहीं कैसा कैरेक्टर बना दिया है इन्होंने, और बड़ी गालियाँ शालियाँ मुझे मिली हैं रक्षी के ऊपर, जिसको जो भी मैं कॉम्प्लीमेंट लेती थी कि अच्छा ही नेगेटिव हाँ, कर रही हूँ of तो course, ही of course, तारीफ of हो रही है course, ना। absolutely. बट देन मुझे पता था कि लोगों को ऐसा लगता है कि क्योंकि ये रियल लाइफ में भी ऐसी है तो ही इसको ऐसा कैरेक्टर मिला। ये है लोगों का एक माइंडसेट कि ये असल में भी ये ऐसी होगी, इसलिए इसको नेगेटिव कैरेक्टर्स ही मिलते हैं। तो लोग तो पता नहीं क्या क्या सोचते हैं। लोग तो पता नहीं क्या बट जब सोचते हैं। अमल आया तो लोगों के मैंने कमेंट्स पढ़े, डीएम्स तक आए कि आप कहाँ रक्षी और कहाँ अमल, ओए हो, एक बंदे ने किया ये। हमें तो यकीन ही नहीं आ रहा। हाँ। और कहाँ आपने वहां पे तो हमें बिल्कुल आप पसंद नहीं आ रही थी, लेकिन अब हमें ना थोड़ी थोड़ी रक्षी भी पसंद आ रही है। I'm like, okay, ठीक है, चलो इट्स ये क्यूट। मकसद ये नहीं था, लेकिन ठीक है, हाँ ठीक है, ये सब हो जाए। तो हाँ लोगों ने रक्षी को एक्सेप्ट किया है उसके बाद, और शायद मुझे भी एज एन आर्टिस्ट एक्सेप्ट किया है कि ठीक है ये डिफरेंट कैरेक्टर्स कर सकती है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। बिल्कुल। तो जिंदगी परवरिश के बाद कैसी लग रही है रेहाम? जिंदगी एज इन के प्रोफेशन, करियर? नहीं, करियर वाइज तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी चल रही है। अभी एक और प्रोजेक्ट कर रही हूँ, वो बता नहीं सकती, शुरू हो गया है? बहुत डिफरेंट कैरेक्टर कर रही हूँ मैं, और बहुत चैलेंजिंग कैरेक्टर है, ऑफ रिकॉर्ड बताऊंगी आपको। ठीक है, डन। तो बहुत चैलेंजिंग कैरेक्टर है और वो करने में मज़ा भी आ रहा है। और अगेन आपने कहा ना मैं बिगड़ गए हैं हम, हाँ। बहुत ज़्यादा बिगड़ गए हैं। तो मैं तो बुखार बनी रहती हूँ ना डायरेक्टर का, ये लाइन देखें, इसको अगर मैं ऐसे बोल दूँ, इसको हम ऐसे प्ले कर दें, इसके अंदर ये आप ऐड कर दें, ये हटा दें, ये एक्स्ट्रा है, तो वो कहते हैं हाँ चलो ठीक है कर लेते हैं, सुनते हैं, वो करते हैं काफ़ी सारी चीज़ें उसके अंदर चेंजेस। तो वाकई हम बहुत बिगड़ गए, समझ में नहीं आता वो अब दूसरे ड्रामों में एक्ट करना समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मीसा भाई का अगेन तरीका बहुत मुख्तलिफ था ना एक्ट करवाने का। उनका तो बस ये था कि नेचुरली बात करनी है, ऐसे जो बात कर रही हूँ ना अभी ऐसी बात करनी है, तो एक्टिंग भी यही होती है, ऐसी ही करनी है। तो अब मैं हर जगह जाके ऐसी ही अदाकारी कर रही हूँ, नेचुरल कर रही हूँ। तो वो कहीं कहीं थोड़ा सा आपको करना पड़ता है, ड्रामेटिक करना पड़ता है, इश्तिहारी भी होना पड़ता है। तो वो जो चेंज है ना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, हो जाएगा। तो अमल के अलावा ऑन सेट बॉन्डिंग बाकियों के साथ, दोस्तियाँ बनी हुई लॉन्ग लास्टिंग या नहीं, सेट तक महदूद थी, टाटा बाय बाय सबके साथ? सेट पे अच्छा मेरा तो थोड़ा सा पर्सनल मसला है कि सेट पे बहुत दोस्ती ऐसे कि बेस्ट फ्रेंड्स, और उसके बाद अल्लाह हाफिज़। अच्छा, अल्लाह हाफिज़। जहाँ खत्म हुआ मेरा You probably have childhood friends or college friends जिनके साथ I don't have friends. You don't have those as well? हाँ मैं बहुत एक आध You don't have friends? No, I don't. Okay. अच्छा, ये यूनिक बात की है। Yeah. हाँ। हाँ मतलब 4 महीने या 5 महीने में हैं दोस्त, ऐसा नहीं है, लेकिन वो 5 या 6 महीने में कोई एक दफ़ा चाय पे बैठ गए, 1 घंटे का मीटअप हुआ जिसमें हम कोशिश करते हैं कि सारी ज़िंदगी की जो चीज़ें हुई हैं बता दें, जो कि मुश्किल होता है बताना, क्योंकि उसको भी बताना है और मुझे भी बताना है, और बस घर आ गए। It's probably because you have sisters. शायद इसलिए। हाँ मे बी, मैं अपनी सिस्टर से भी इतना ज़्यादा शेयर नहीं करती, बहुत ज़्यादा। जब मेरे लिए ऐसा हो जाता है कि अब बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझे, आई वॉन्ट टू लेट इट आउट, देन आई टॉक टू माई सिस्टर एंड आई नो आई हैव पीपल टू टॉक टू। But you said you have 4 sisters. Yeah, I have 4 sisters. मुझसे जो बड़ी वाली है उनसे ज़्यादा मेरी। उनसे ज़्यादा? What number are you at? I'm the 4th one. You're the 4th one. Yeah. तो सबसे छोटी बहन। हाँ मैं सबसे छोटी हूँ, तो लाडली भी हूँ। तो वो अगर कुछ भी हो जाए ना तो फिर वो थोड़ा सा बहनों का भी होता है ना कि वो थोड़ी ओवर ड्रामेटिक हो जाती है, कैसे रेहाम के साथ हो गया, और मैं कहती हूँ प्लीज अभी पहले मेरी सुन लो बाद में रिएक्ट करना। ठीक है। तो हाँ मैं कोशिश करती हूँ किसी को ना परेशान करूँ, ना तंग करूँ, लेकिन ये है कि आई नो कि आई हैव पीपल जिनके पास मैं जा सकती हूँ, बात कर सकती हूँ, बट मेरे वैसे वो डेली के हैंग आउट वाले जो फ्रेंड्स होते हैं ना बिल्कुल भी नहीं है। मेरा बहुत सिंपल रूटीन है, काम पे गए, काम किया, घर आ गए, शौहर से बात की, सो गए। Very good. Simple life. Reham is leading the simple life. Yes. अच्छा, the simple life is a good life. हाँ. मैं भी यकीन रखती हूँ इसमें, सिंपल लाइफ इज अ गुड लाइफ। फोकस रहें अपने काम पे, नीयत साफ रखें, दिल साफ रखें। तो बिल्कुल। तो मेरा सेट पे भी यही होता था कि मैं बस जाती हूँ और मैं ना मेंटेन नहीं कर पाती दोस्तियाँ बाद में। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो ज़िंदगी में आते हैं और जो समझते हैं मुझे कि हाँ भाई ये ऐसी है, इसका मतलब ये नहीं कि ये मीन है, रूड है या मिलना नहीं चाहती, शी इज़ लाइक दैट, इंट्रोवर्ट। तो फिर वो कहते हैं नहीं बेटा मिलो, पहुँचो, आ जाओ, मिलते हैं, बैठते हैं, तो फिर मैं मिलती हूँ उनसे।
तो हाँ, इस सेट पे भी मुझे काफ़ी सारे लोग ऐसे मिले और दोस्तियाँ भी हुई और बहुत अच्छा माहौल था, बहुत फ्रेंडली माहौल। सिर्फ यूथ की बात नहीं कर रही मैं, सीनियर्स की भी बात कर रही हूँ, सीनियर्स की भी बात कर रही हूँ। आप किसी मैं किसी के पास भी जाके, चाहे वो सनम जी हों, चाहे वो समन जी हों, चाहे वो सवेरा जी हों, चाहे वो इवन सात भाई भी क्यों ना हो, मैं जाके उनके से बैठ के कोई किसी भी टॉपिक पे बात करूँगी और मैं कर सकती हूँ। मतलब इतना ज़्यादा हम लोग आपस में जो है ना इन्वॉल्व थे और घुल मिल के रहना और सारी चीज़ें, एक दूसरे का ख्याल बहुत रखना। मस्ती हमारी बच्चों की अलग चल रही होती थी, बड़े एंजॉय कर रहे होते थे। शमीमा आपा जो है वो केक्स लेकर आ रही हैं हर 4 दिन बाद बना के, पूरा सेट खा रहा है, तो बहुत अच्छा, बहुत फ्रेंडली माहौल था। आई होप कि आपको आगे भी ऐसे माहौल मिले और डायरेक्टर्स खास तौर पे, बिकॉज कैप्टन ऑफ द शिप तो वही है, और अच्छे को स्टार्स मिले जिनके साथ ऐसी ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग इक्वेशन बने, एंड यू गेट मोर फेम एंड मोर रिकग्निशन फॉर योर वर्क, बिकॉज अभी तक तो इट्स एक्सीलेंट। बहुत मज़ा आ रहा है देख के परवरिश को। और ये वो एक वाहिद ड्रामा इस वक्त है जो चल रहा है जिसका आप बेसब्री से अगली एपिसोड का वेट करते हैं, यू नो, कि आई वांट टू सी द नेक्स्ट एपिसोड कि वो होता क्या है। और वो मज़ेदारी की बात है कि सिर्फ एक दो कैरेक्टर्स को लेके ड्रामा नहीं चल रहा, सारी कास्ट को लेके चल रहा है। हर कैरेक्टर इम्पोर्टेंट है, उसकी पूरी जो एक लाइफ साइकिल है वो इम्पोर्टेंट है। आप इन्वेस्टेड हैं उसमें और बहुत बहुत मज़ा आ रहा है। सो कंग्रेचुलेशंस, बहुत ज़बरदस्त आपका काम है। इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू, एंड ऑफ रिकॉर्ड मैं सुनूंगी कि अब आगे क्या हो रहा है। ऑब्वियसली एक्साइटेड अबाउट इट, तो इट मस्ट बी समथिंग स्पेशल। सो रेहाम, थैंक यू वेरी मच for this conversation and good luck. Thank you so much for having me.